सोनापुर गांव शांत दिखता था, लेकिन इस शांति के नीचे एक अजीब सा बोझ छुपा था। इसी गांव के कोने में रहता था रामू, एक गरीब लकड़हारा जो रोज जंगल जाता था और हर दिन थोड़ा और खामोश हो जाता था। रोज पेड़ काटना, रोज बेचना, फिर भी लगता है जैसे जिंदगी कहीं अटक गई है। अजीब बात है, मैं सिर्फ लकड़ी काटता हूँ, फिर भी दिल शांत क्यों नहीं होता। आज जंगल कुछ ज्यादा ही चुप था, न पक्षी न तेज हवा, जैसे जंगल रामू को देख रहा हो। रामू ने पेड़ को काटना शुरू किया और अचानक एक आवाज आई। वो आवाज एक साधु की थी। उस पेड़ को मत काट ला। कौन हो तुम? इस जंगल में अचानक कैसे आ गए? ये चंदन का पेड़ है रामू, पर हर चंदन खुशबू के लिए नहीं होता। मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? जंगल सब सुनता है रामू। साधु वहां से चला गया। रामू ने पेड़ काटा, शहर गया और वहां उसे इतना पैसा मिला जितना उसने कभी सोचा नहीं था। तुमने कभी इतने पैसे देखे पहले? आज किस्मत खुल गई तुम्हारी। अब रोज ऐसी लकड़ी लाना, मैं तुम्हें बढ़िया दाम दूंगा। हाँ, पर ये पैसा हाथ में आते ही भारी क्यों लग रहा है? मेरा मन कह रहा है कुछ ठीक नहीं है। सुबह हुई। रामू फिर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। जहां चंदन का पेड़ था, वहां सिर्फ काली गर्म मिट्टी बची थी। ये क्या? कल रात तो पेड़ यहीं था, फिर अब ये क्या है? रामू पेड़ की जगह जली हुई मिट्टी देखकर घबरा जाता है और वापस गांव आ जाता है। वो गांव वालों को पेड़ के बारे में बताता है। रामू, कल तो तू जंगल गया ही नहीं था। मैंने बाबा नीलकंठ को देखा था, उसने मुझसे बात की थी। बाबा नीलकंठ का नाम यहाँ ठीक नहीं। सालों पहले एक लकड़हारा था, बिल्कुल तुम जैसा। सुबह तक गांव में उसका घर था, रात तक सिर्फ जंगल ही बचा था। रात को रामू को सपना आता है जिसमें उसे बाबा नीलकंठ दिखाई देते हैं। मैं व्यापारी था रामू, बिल्कुल तुम्हारी तरह रोज लकड़ी काटने जाता था। एक दिन मैंने एक पेड़ काटा जिसमें एक जादुई चील रहता था। उसने मुझे श्राप दिया कि जैसे मैंने उसका घर तोड़ा है, मेरा घर अब जंगल बन जाएगा। वही हुआ, मेरा घर जंगल बन गया। मेरी आत्मा तब से इस जंगल में भटक रही है। तुम ये गलती मत दोहराना, वरना पूरा गांव जंगल बन जाएगा। बाबा एक लालची चंदन व्यापारी था। जंगल को बर्बाद करते करते वो खुद जंगल का हिस्सा बन गया। सपना टूट जाता है। सुबह हो जाती है। रामू सुबह गांव के एक बाबा के पास जाता है और उस व्यापारी के बारे में पूछता है। बाबा उसे वही कहानी बताते हैं जो उसने रात सपने में देखी थी। रामू ये सुनकर चुप हो जाता है और वहां से चला जाता है। रामू वापस जंगल की तरफ गया, पर इस बार कुछ अलग था। जंगल शांत नहीं था। एक अजीब सी हवा चल रही थी और पेड़ों की छांव में एक चील घूम रही थी। पर ये चील आम चील नहीं लग रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो हर चीज देख रही हो और हर राज जानती हो। रामू ने देखा, एक पेड़ की जड़ों के पास एक पुरानी लकड़ी पड़ी थी, जिसे काटना पहले उसके लिए मौत बराबर था। लेकिन अब वो समझ गया कैसे पेड़, चील और जंगल एक साथ चल रहे हैं। रामू, जो जंगल का राज समझ गया, वो सिर्फ जिंदा नहीं बचता, वो अपनी किस्मत का मालिक बन जाता है। रामू गांव की ओर वापस चल पड़ा। वो मुखिया के पास गया। उसने मुखिया को सारी बात बताई। मुखिया ने सभी को चौपाल पर बुलाया और जंगल से पेड़ काटने पर मनाही लगा दी। उसी दिन से गांव में सभी खुश रहने लगे। फसलें और भी ज्यादा होने लगी। गांव के किनारे, जहां सुबह सूरज सबसे पहले धरती को छूता था, वहीं एक छोटा सा कच्चा घर था। इस घर में रहता था रामू किसान अपनी पत्नी मीना और बच्चों के साथ। सुबह के 4 बजे होंगे। गांव अभी सो रहा था। सिर्फ मुर्गे की आवाज और हवा में घुली मिट्टी की खुशबू थी। रामू धीरे से उठता है। उसकी पत्नी सीता चूल्हे के पास बैठी रोटी सेक रही होती है। इतनी सुबह क्यों उठ गए? आज फिर खेत जाना है? फसल को पानी चाहिए मीना। अगर आज नहीं दिया तो कल रोटी नहीं मिलेगी। मीना चुप हो जाती है।
उसकी आंखों में डर होता है, क्योंकि वो जानती है पिछले साल का कर्जा अभी तक उतारा नहीं गया। पिछले 2 सालों से बारिश रामू का साथ नहीं दे रही थी, कभी ज्यादा कभी बिल्कुल नहीं। और जब फसल बर्बाद होती है तो सिर्फ अनाज नहीं, उम्मीदें भी बर्बाद हो जाती हैं। रामू साहूकार के घर पहुंचता है। रामू पिछला कर्जा चुकाया नहीं और फिर हाथ फैलाने आ गए। मालिक, इस बार फसल अच्छी हो जाएगी, बस थोड़ा सा सहारा चाहिए। किसान का भरोसा और आसमान की बारिश दोनों कभी पक्के नहीं होते। रामू बिना कुछ बोले वहां से लौट आता है। उसके कदम भारी हो जाते हैं, जैसे पूरी जिंदगी का बोझ उसके कंधों पर आ गया हो। रामू के 2 बच्चे थे, मोहन और गुड़िया। दोनों मासूम, दोनों बड़े सपने देखने वाले। बाबा, मास्टर जी बोले हैं अगर इस साल फीस भर दी तो मुझे शहर के स्कूल भेज देंगे। रामू कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट देता है, जिसके पीछे एक टूटा हुआ बाप छुपा होता है। रात का अंधेरा। रामू अकेला खेत में बैठा होता है। चांदनी मिट्टी पर गिर रही होती है। तू ही बता मिट्टी, मैंने तुझे कब धोखा दिया? फिर तू मुझे क्यों तोड़ रही है? किसान का रिश्ता मिट्टी से सिर्फ रोजी का नहीं होता, वो अपना दर्द, अपनी मेहनत और अपने आंसू सब उसी में मिला देता है। उस रात अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। बिजली चमकने लगती है। रामू भागते हुए खेत की तरफ जाता है। हे भगवान, इस बार मेरी फसल बचा लेना। जब आंधी रुकती है, रामू देखता है आधी फसल जमीन पर गिर चुकी होती है। रामू वहीं बैठ जाता है। आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। गांव भर में बात फैल जाती है कि रामू की फसल फिर बर्बाद हो गई। उस रात मीना चुपचाप रामू के पास बैठ जाती है। अगली सुबह रामू मिलता है गांव के बुजुर्ग किसान हरिदास काका से। मेहनत के साथ अगर दिमाग भी लगाया जाए तो मिट्टी सोना बन जाती है। हरिदास काका रामू को मिक्स्ड फार्मिंग, कम पानी वाली फसल और ऑर्गेनिक तरीके के बारे में बताते हैं। रामू ध्यान से सुनता है, जैसे हर शब्द उसकी जिंदगी बदलने वाला हो। अगली सुबह साहूकार रामू के घर पहुंच जाता है। इस महीने पैसा चाहिए रामू, वरना जमीन लिखवा दूंगा। थोड़ा वक्त दे दो मालिक, मैं कर्जा जरूर चुकाऊंगा। साहूकार के जाते ही मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन रामू का सिर अब झुका नहीं होता। रामू छोटी सी जमीन पर नया तरीका शुरू करता है, कम पानी, कम बीज और ज्यादा समझ। इस बार मिट्टी को बोझ नहीं, साथी बनाऊंगा। एक सुबह रामू देखता है नए पौधे हरियाली के साथ उग रहे हैं। मीना, देख, जिंदा है हमारी मेहनत। भगवान ने हमारी सुनिए। गांव में पहली बार रामू के खेत की कटाई त्योहार जैसी हुई। लोग रुककर देखने लगे, बातें होने लगी। जब किसान मेहनत के साथ समझ लगा दे तो मिट्टी भी साथ देती है। रामू साहूकार का एक एक पैसा चुका देता है। कच्चा घर धीरे धीरे पक्के मकान में बदलने लगता है। गांव के लोग अब रामू से आधुनिक खेती करने की सलाह लेने आते हैं। रामू आज भी मिट्टी को हाथ लगाता है, लेकिन अब सिर झुकाकर नहीं, सम्मान के साथ। बच्चे स्कूल जाते हैं और रामू गांव के लिए मिसाल बन जाता है। गांव की पतली गली में एक कच्चा सा घर था। शाम ढल चुकी थी, चूल्हा ठंडा पड़ा था। बच्चे बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि आज भोला राम ने कहा था कि काम से लौटते वक्त सब्जी लेकर आएगा। सुबह से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। भोला आ जाए तो आज थोड़ी सब्जी बन जाए। भगवान करे वो ठीक से घर लौट आए। गरीबी सिर्फ पेट नहीं, दिल भी तोड़ देती है। गांव के बीचों बीच सेठ रघुनाथ की चाय की दुकान थी। यहीं भोला राम सुबह से शाम तक काम करता था। गरम पतीले की भाप, जले हुए हाथ और फिर भी शिकायत नहीं। मालिक, आज भीड़ ज्यादा है। मैं चाय में अच्छी तरह अदरक और दूध डालकर चाय बनाता हूँ। अगर शाम को भीड़ कम हुई तो क्या आज मैं जल्दी चला जाऊँ?
घर पे बच्चे भूखे हैं, मुझे आज सब्जी लेकर घर जाना है। चुपचाप काम कर भोला, तुझे पैसे कमाने के मिलते हैं। जब तक दुकान पर ग्राहक है तू कहीं नहीं जाएगा। शाम होते होते सेठ रघुनाथ का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ कम हुई और उसका घमंड ज्यादा। तू काम के लायक नहीं है भोला, तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता। कल से मेरी दुकान पर मत दिखना, निकल जा यहाँ से। मालिक, मैं तो मन लगा के काम करता हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, आज के पैसे दे देते। घर पे सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं सब्जी लेके आऊंगा। अरे किस बात के पैसे भोला, अपनी औकात देख। काम तो कोई ढंग से करता नहीं है तू, चल निकल यहाँ से। भोला राम के हाथ खाली थे, सब्जी नहीं, पैसा नहीं। सड़क के हर कदम पे उसे बच्चों के चेहरे याद आ रहे थे। भोला के जाने के बाद भी सेठ रघुनाथ का घमंड कम नहीं हुआ। दुकान पर बैठकर वो अपनी ताकत का घोषणा करता रहा। याद रखना, जो मेरे यहाँ से निकला वो कहीं का नहीं रहता। गरीब आदमी मेरी मर्जी से जीता है। अरे रघुनाथ, तुमने भोला को काम से निकालकर गलती कर दी। भोला मेहनती था। अरे रहने दो, मेहनत का ठेका मैंने नहीं ले रखा। भोला घर पहुंचा। उसके हाथ खाली थे और उसके चेहरे से लग रहा था कि कोई बुरी खबर है। तुम सब्जी नहीं लाए, बच्चे सुबह से भूखे हैं। क्या हुआ है भोला, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? आज सिर्फ पैसा नहीं छूटा, आज मेरी नौकरी भी चली गई। सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया है। हम क्या करेंगे अब? मेरे बच्चे आज फिर भूखे सोएंगे। रात भर भोला जगता रहा। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे कोने में खड़ा कर दिया हो। रोज दूसरों के लिए चाय बनाता रहा, मेहनत की, लेकिन फिर भी आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे कुछ करना होगा, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। सुबह हुई। पत्नी की आंखों में डर नहीं, भरोसा था। जब तुम इतनी अच्छी चाय बना सकते हो तो अपनी दुकान क्यों नहीं खोलते? सही कहा तुमने मीना, मेरे पास पैसा नहीं पर तजुर्बा और हौसला बहुत है। मैं ही कुछ करता हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। भोला ने पुराने बर्तन उधार लिए, एक टूटा चूल्हा ठीक किया और सड़क के कोने पर छोटी सी चाय की दुकान खोल दी। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन एक आदमी रुका। फिर कहानी बदलने लगी। अरे वाह भोला, ये चाय तो बड़ी कमाल की है भाई। अब तक कहाँ थे तुम? अगर ऐसी ही चाय बनाते रहे तो बहुत जल्दी तरक्की करोगे भाई। भोला राम की चाय की दुकान अब सिर्फ रोजगार नहीं थी, वो हिम्मत और इज्जत की पहचान बन चुकी थी। दुकान पर अब बहुत भीड़ लगी रहती थी। जब जिंदगी सब कुछ छीन ले, तब समझ लेना वो तुम्हें खुद कुछ बनाने का मौका दे रही। कहते हैं जब इंसान के पास सब कुछ खत्म हो जाता है तब उसकी असली कहानी शुरू होती है। ये कहानी है सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव की और उस गांव में रहने वाले एक बहुत ही साधारण आदमी की। उस आदमी का नाम था भोला राम। गांव के आखिरी छोर पर कच्ची मिट्टी के घर में भोला राम अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास ना ज्यादा जमीन थी ना पैसा, बस मेहनत थी और ईमानदारी। देखो राधा, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। जी, अब शायद हमारा बच्चा भूखा नहीं सोएगा। बाबा, इस बार मैं स्कूल जाऊंगा ना? जरूर बेटा, किताबें भी आएंगी और नए कपड़े भी। लेकिन किस्मत को ये मुस्कान ज्यादा देर तक मंजूर नहीं थी। शाम ढलते ही काले बादल छा गए। इतनी तेज बारिश, खेत में पानी भर जाएगा। मैं अभी खेत देखकर आता हूँ। खेत अब खेत नहीं रहा था। सब खत्म हो गया, मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद। आप क्या करेंगे जी? घर में एक दाना भी नहीं। उस रात सिर्फ फसल नहीं डूबी थी, एक परिवार का भविष्य भी डूब गया था।
अगली सुबह की ठंडी हवा में भी भोला राम के माथे पर पसीना था। रात भर जागी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर था। डर इस बात का कि आज उसका आखिरी सहारा उससे छिन सकता है। वो धीमे कदमों से सेठ धनीराम के दरवाजे तक पहुंचा। ये वही दरवाज़ा था जहां से कभी उसने उम्मीद उधार ली थी और आज अपनी जिंदगी वापस मांगने आया था। सेठ धनीराम जी, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। बारिश ने मेरी फसल बहा दी, लेकिन मेरी मेहनत आज भी जिंदा है। थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा मेहनत से चुका दूंगा। भावनाओं की बातें मत करो भोला राम, मैं दिल से नहीं हिसाब से चलता हूँ। कागज मेरे सामने है और कागज साफ कहते हैं कि अब ये जमीन मेरी है, आज से नहीं इसी पल से। एक हस्ताक्षर और कई पीढ़ियों का सपना मिट्टी में मिल गया। उसी दिन भोला राम किसान से बेघर इंसान बन गया। अब कहाँ जाएंगे जी? बच्चे को कहाँ सुलाएंगे? हमारा अब इस दुनिया में कौन है? जहाँ रास्ते खत्म होते हैं राधा, वहीं से मेहनत शुरू होती है। जंगल की ओर चलेंगे। पेड़ खड़े हैं और मेरे हाथ अभी थके नहीं। बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा और चल बेटा, जब तक तुम्हारा बाबा है तब तक तुम भूखे नहीं रहोगे। जंगल की खामोशी उनकी भूख से भी भारी थी। हर आवाज डर बनकर लौटती थी। मेरे कारण आपको इतना सहना पड़ रहा है। परिवार बोझ नहीं होता राधा, परिवार ताकत होता है और ताकत के रहते कोई हार नहीं होती। अगली सुबह आज जंगल के अंदर जाऊंगा, कुछ न कुछ इंतजाम करूंगा। ज्यादा दूर मत जाना, मुझे आप पर भरोसा है। घने जंगल के बीच एक हल्की सी रोशनी भोला राम को बुला रही थी। अरे ये कैसी रोशनी है? चलो चल कर देखता हूँ। वो एक रहस्यमयी झोपड़ी थी। भोला राम अंदर जाता है। अंदर एक साधारण सा कक्ष था, लेकिन उसकी शांति असाधारण थी। झोपड़ी से आवाज आने लगी। ये जगह हर किसी को नहीं दिखती, सिर्फ उन्हें जिनका दिल साफ होता है। ये लो सोना, इसे रख लो, लेकिन इसका सच किसी को मत बताना। मेरे बच्चा भूखा है, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। ये उनकी भूख नहीं मिटा सकता। जो मेरी मेहनत का नहीं होता वो मैं कभी नहीं लेता। सोने की जगह एक साधारण कुल्हाड़ी उसके हाथ में आई। आवाज फिर से गूंजी। ये कुल्हाड़ी जादू नहीं करेगी, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देगी। इस कुल्हाड़ी का प्रयोग किसी लालच को पूरा करने के लिए मत करना। भोला राम रोज लकड़ी काटता, ईमानदारी से बेचता। धीरे धीरे घर में रोटी पूरी होने लगी। बाबा, बाबा, आज पेट भर खाना मिला, मैं बहुत खुश हूँ। क्या अब हम रोज ऐसे ही पेट भर के खाना खाएंगे? हाँ बेटा, मेहनत का फल है। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। भोला राम ने फिर कभी वो रहस्यमयी जगह नहीं देखी। शायद इसलिए क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी।